फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 5। अब इस पार्ट में हम चलेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर 7 की तरफ, जिसमें प्रमुख यंत्र और उनके कर्मों का वर्णन किया गया है। यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 101 यंत्र कितने होते हैं? 101 एंड कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र के टाइप्स कितने हैं? 24 टाइप्स के होते हैं। स्वस्तिक यंत्र मतलब जैसे जो हिंसक पशु पक्षी की आकृति के बेस पे इनकी शेप्स बनाई जाती हैं। तो इसका कर्म क्या होता है, क्या काम करता है? ये अस्थि विदष्ट शल्य उदरनाथ, जो अस्थि के अंदर तक शल्य होता है उसको बाहर निकालता है, मतलब इतनी अंदर तक ये चला जाता है। इसके बाद है संदंश यंत्र। संदंश यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनिग्रह एंड सनिग्रह। जो इसका कर्म है वो है त्वचा, मांस, सिरा, स्नायुगत शल्य का निर्हरण करना। त्वचा मतलब जो एक्सटर्नली आपको विजिबल हैं, स्किन, मांस, फिर उसके बाद आप नीचे नीचे जाते जाइए, सिरा, स्नायुगत शल्य, इनको निकालना। इसके बाद है ताल यंत्र और उसका कर्म। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से बार बार अगर आप वीडियो सुने तो लर्न भी हो जाए, और इन साथ साथ पढ़ाने के हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताएं। जैसे कि अगर मैं आपको ये इनके टाइप्स बता रही हूँ तो ये आपको गोविंद पारेख में एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जो कि हम आपको साथ साथ में बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ताल यंत्र। ताल यंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक ताल, द्विताल। ताल यंत्र का क्या काम है? कान, नासा, नाड़ीगत शल्य का निर्हरण करना। जो खोखला मतलब कैनाल टाइप है, कर्ण, नासा, नाड़ीगत शल्य को निकालना। नाड़ी यंत्र 20 प्रकार का होता है, और स्त्रोतोगत शल्य उदरनाथ एंड रोग दर्शनाथ आचूषणार्थ। ठीक है, मतलब कि जो स्त्रोतों में शल्य है उसको निकालना, रोग दर्शनाथ रोगों को डायग्नोस करना, देखना, जैसे हम सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, तो ये इसके अंडर ही आ जाता है। एंड आचूषणार्थ मतलब कि सक्शनिंग करना। अब इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद, अलाबू, श्रृंग यंत्र, नाड़ी यंत्र, ये इसी की श्रेणी में माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है एक पॉइंट और है, शलाका यंत्र। शलाका यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 28। नेक्स्ट इज सिंह मुख यंत्र, मतलब शेर के मुख जैसा यंत्र। शेर के मुख जैसा यंत्र, सिंह यंत्र, इसका कर्म क्या है? दृश्य शल्य निर्हरनाथ, मतलब कि जो शल्य विजिबल होते हैं उसको निकालना। इसके बाद है कंख मुख यंत्र। कंख मुख यंत्र का क्या काम होता है? इसका काम है गूढ़ शल्य को निकालना, इसीलिए इसको प्रधान यंत्र भी बोला जाता है। ये बगुले की चोंच जैसा होता है, गूढ़ शल्य को निकालने में काम आता है। अच्छा, एक और पॉइंट है, प्रधानतम यंत्र हम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। प्रधानतम यंत्र हम कहते हैं हस्त को, मतलब हमारा हाथ जो होता है वो प्रधानतम यंत्र होता है। और अगर हम देखें तो सुश्रुत चिकित्सा 6 में अर्श यंत्र का उल्लेख किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट इज अर्श यंत्र का प्रमाण। मेल्स में, पुरुष हेतु इसका प्रमाण होता है 4x5, मतलब 4 अंगुल लंबा होता है एंड 5 अंगुल मोटा होता है। और फीमेल्स में तल प्रमाण, मतलब तल हथेली के बराबर का, तल इंटू 6, तल हथेली के बराबर का लंबा एंड 6 अंगुल मोटा। पुरुष में 4x6 लंबाई एंड चौड़ाई, परिग्रह जिसे हम बोलते हैं। और फीमेल्स में होता है तल प्रमाण, मतलब हथेली के बराबर लंबा और 6 अंगुल मोटा। अगर हम वाग्भट की यहाँ बात करें, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, वाग्भट ने मेल्स एंड फीमेल्स में दोनों में 4x5 लंबाई चौड़ाई बताई है, सेम बताया है। अब नेक्स्ट है पायना। पायना कितने प्रकार के होते हैं? 3, जल पायना, तैल पायना, क्षार पायना। जल पायना मांस में छेदन, भेदन और पाटम कर्मार्थ इसका प्रयोग होता है। जल पायना मतलब मांस में, और तैल पायना सिरा और स्नायु छेदनार्थ। क्षार पायना शर छल्ले एवं अस्थि छेदनार्थ। ठीक है, ये अस्थि तक ये छेदन कर देता है।
और नेक्स्ट इज निशातनी का वर्ण। निशातनी क्या होता है? जिस पे हम शस्त्रों को घिसते हैं, उसका वर्ण माश यानी उड़द के वर्ण जैसा होना चाहिए। धारा संस्थापन के लिए शाल्मली फलक यूज़ करते हैं। उसके बाद त्वक्सारादि चतुर्वर्ग, मतलब जो अनुशस्त्र हैं ये 4 प्रकार के होते हैं: वंश, स्फटिक, कांच, कुरुविंद। नेक्स्ट सुश्रुत 9 में हम चलते हैं। योग्या, ये सुश्रुत की मौलिक अवदान है। मतलब सुश्रुत ने इसको डिस्क्रिप्शन दिया है और आचार्यों में और संहिताओं में इसका डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता। इस चैप्टर में सुश्रुत ने बताया है कि हमें शस्त्र कर्म करने से पहले डमी पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मतलब उस ज़माने में भी आचार्य कहते थे, जो कि हम आज के ज़माने में भी नहीं करते। तो इसमें बताया है कि जो छेदन होता है, उत्कर्तन एवं परिकर्तन। छेदन, उत्कर्तन मतलब ऊर्ध्व छेदन ऊपर की ओर और अधः छेदन, परिकर्तन नीचे की ओर। इसकी प्रैक्टिस किस पे करनी चाहिए? इसकी प्रैक्टिस अलाबू, त्रपुस, एरवारू मतलब खीरा वगैरह पर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज भेदनार्थ। भेदन का मतलब क्या होता है? भेदन का मतलब होता है चीरा देना, इंसीजन करना। भेदनार्थ हम उस चीज़ पे करते हैं जो चर्म से निर्मित हो, मतलब चमड़े से जो बनी हुई बर्तन होते हैं, जैसे कि चमड़े से बनी हुई बॉटल्स होती थी पहले पानी की, उस पर हम चीरा या इंसीजन की प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें आ जाता है वस्ती एवं प्रसेवक। प्रसेवक मतलब चर्म निर्मित बर्तन, चर्म निर्मित भांड जिसे हम बोलते हैं। तो भेदन का हम प्रैक्टिस कब कहाँ करते हैं? वस्ती एंड प्रसेवक पे। लेखन मतलब कि स्क्रैपिंग, इसको जैसे जो हम शेविंग के टाइम करते हैं उसको बोलते हैं लेखन। तो ये ऑब्वियसली रोम वाले चर्म पर हम शेविंग करेंगे। लेखन मतलब स्क्रैपिंग करेंगे। वेधन मतलब पंक्चर। पंक्चर हम किस पे करेंगे? जो चीज़ अंदर से खोखली हो, मतलब कमलनाल हो गया, या फिर मृत पशुओं की सिरा पर, मतलब जो मर चुके हैं जानवर उनकी ब्लड वेसल्स पर। इसके बाद है एशन। एशन का मतलब क्या होता है? प्रोबिंग, मतलब जैसे कि कोई फिस्चुला है, भगंदर है, उसका इंटरनली हम ट्रैक देखेंगे कि कहाँ तक जाता है। जैसे पाइलोनीडल साइनस आपने सुना होगा, उसका इंटरनल ट्रैक कहाँ तक जाता है, हम प्रोब डाल के देखेंगे। तो ये किस में हम करते हैं? जो घुन लगी हुई लकड़ी होती है उसके अंदर, तो अंदर तक कितनी खोखली हो चुकी है। या फिर कमलनाल पर, कमलनाल को हम यहाँ उत्पल नाल भी बोलते हैं। तो पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन उत्पल नाल करके भी आ सकता है। घुन लगी हुई लकड़ी, उत्पल नाल और एक तुम्बी मुख पर। ठीक है। इसके बाद है आहरण मतलब एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन किस पे करेंगे? पनस। पनस का क्या मतलब होता है? कटल। कटल के अंदर जो बीज होते हैं ना, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम एक्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। पनस यानी कटल। बिंबी फल या फिर पशु के दांतों पर, उसको दांतों को टीथ एक्सट्रैक्ट करके हम एक्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है बंधन मतलब बैंडेज, हम पुतले पे करके देखेंगे। शार और अग्निकर्म। शार और अग्निकर्म हम किस पे करते हैं? मुलायम मांस के खंडों पर, मतलब मृदु मांस, जो नरम मांस होता है उसके खंड जो बने होते हैं उस पर शार कर्म मतलब शार को टच करके देखेंगे या फिर अग्निकर्म करके देखेंगे। ऐसे प्रैक्टिस करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि शार की कितनी डोज शार कर्म के लिए यूज़ करनी चाहिए। कर्ण संधि बंधन। कर्ण संधि बंधन हम किस पे करेंगे? कमल नाल यानी उत्पल नाल, मांस खंड पे एंड मांस पेशी पर। ठीक है। और वैसे श्लोका में इसमें पॉइंट दिया हुआ है मांस खंड, लेकिन हम श्लोक में देखें संहिता में जाकर तो उसमें मृदु चर्म मांस पेशी बताया हुआ है। तो कर्ण संधि बंधन, कमलनाल, मांस खंड एवं मांस पेशी। और इसके बाद है नेत्र प्रवेश। यहाँ पे नेत्र प्रवेश मेंशन करा है अगर आप किताब खोल के देखें तो, बट इसका मतलब ये है कि बस्ती नेत्र, उसका प्रवेश अगर करना हो तो घट के पार्श्व में छिद्र बनाकर उसमें कर सकते हैं। घड़े के पार्श्व में हम छिद्र बनाएंगे, उसमें नेत्र प्रवेश करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमल नाल पर वेधन, एशन एवं कर्ण संधि बंधन तीनों कर्म करते हैं। ठीक है। वेधन पंक्चर भी करते हैं, एशन प्रोबिंग भी करते हैं एंड कर्ण संधि बंधन, ये तीनों जो कर्म है वो कमल नाल पर प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद आ जाता है, अगर हम
यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर हम अलाबू को देखें अलाबू में क्या कर्म कर सकते हैं? छेदन, ठीक है, एशन और वस्ती नेत्र प्रवेश कर सकते हैं। और अलाबू में भी दो चीज़ें आ सकती हैं, शुष्क अलाबू और अलाबू मुख। अलाबू मुख, इसको चाहे लिख के रख लीजिए। अलाबू मुख में हम वस्ती नेत्र, मुख के अंदर तो हम डाल ही सकते हैं। अलाबू मुख में वस्ती नेत्र और वस्ती देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्ण वस्ती की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड शुष्क अलाबू, इसमें एशन मतलब प्रोबिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मृदु चरम अंत। मृदु चरम अंत, अंत मतलब किनारे, तो मृदु चरम जो होता है उसके किनारों पर हम सूचरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज मृदु चरम मांसपेशी, इस पे हम कर्ण संधि बंधन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मृदु मांस खंड, इस पे अग्निकर्म और शारकर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, मृदु चरम अंत पे सूचरिंग की, मृदु चरम मांसपेशी पे कर्ण संधि बंधन एंड मृदु मांस खंड पे अग्निकर्म शारकर्म। और इसके बाद है शार को श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। शस्त्र में, अनुशस्त्र में शार को श्रेष्ठ बताया गया है। और अकेला अगर पूछा जाए कि अनुशस्त्र में कौन सा श्रेष्ठ है, तो जलोका। और इसके बाद है कि शार से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा कर्म है, तो उसका आंसर होगा अग्निकर्म, ठीक है। और इसके बाद है हम आ जाते हैं सुश्रुत सूत्र 10 पे। दोस्तों ये फास्ट रिवीजन है और इसमें हम केवल और केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जो कि गोविंद पारिक में दी जा रही है। और इसके बाद हम आपको, जैसे ही ये क्रैश कोर्स समाप्त हो जाएगा, तो हम आपको डिटेल में संहिताओं के भी लेक्चर ऐसे ही देते रहेंगे। बस आपके पढ़ने की ज़रूरत है और बार बार हमारे लेक्चर को सुनने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें सुश्रुत सूत्र 10 में बताया हुआ है कि जो षड्वित परीक्षा है उसमें क्या क्या आता है। श्रोत आदि भी प्रश्नेन च, मतलब कि श्रोता आदि 5 इंद्रियां और प्रश्न छठा, तो ये षड्वित परीक्षा है। अगर हम देखें तो योग रत्नाकर जी ने अष्टवित परीक्षा का वर्णन दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और चरक एंड वाग्भट आचार्य ने त्रिविध दर्शन स्पर्शन एंड प्रश्न त्रिविध परीक्षा का वर्णन किया है। संवत्सर पुरानी व्याधियों का असाध्य मानी गई है। संवत्सर मतलब कि जो 1 साल पुरानी व्याधि होती है, तो जनरली इसको हम असाध्य मानते हैं। कोई आपके पास 1 साल पुरानी एक क्रॉनिक डिजीज़ लेकर आए, तो इसमें आचार्य ने बोला है दैट इज़ असाध्य। शार छेदन भेदन और लेखन तीनों कर्म कर लेता है। छेदन भेदन लेखन तीनों कर्म करता है। त्रिदोष खंड है, इसलिए शार को श्रेष्ठ माना गया है। त्रिदोष खंड और अति सेवन से नपुंसकता उत्पादक भी होता है शार, ठीक है। अगर हम देखें तो चरक अग्रह में शार का बताया हुआ है कि शार पुंसत्वम उपघाती नाम श्रेष्ठम, ठीक है, पुंसत्व को नाश कर देता है, उसमें श्रेष्ठ होता है पुंसत्व नाशक में। और चरक सूत्र 27 में अगर हम देखें तो शार का है दृष्टि शुक्रघंड, दृष्टि का भी नाश करता है, शुक्रघंड भी होता है। इसके अलावा हम शार को यहाँ पे आचार्य ने समव्यूहिम भी बोला है। जो लोग बुक्स खोल के बैठे हैं तो देख सकते हैं शार को समव्यूहिम भी कहा गया है। शार के भेद, शार के 2 भेद होते हैं, प्रतिसारणीय एवं पानीय। प्रतिसारणीय का मतलब होता है जो लोकली अप्लाइड होता है, बाहर मतलब बाहरी जो एप्लीकेशन हम करते हैं। पानीय मतलब कि ओरली जब हम शार को लेते हैं। प्रतिसारणीय के 3 भेद होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। यहाँ पे जो मैंने आपको समव्यूहिम शब्द बताया है वो मृदु के लिए यूज़ होता है। मृदु शार मतलब समव्यूहिम, और तीक्ष्ण शार मतलब कि पाक्य। तीक्ष्ण शार जो पक के तीक्ष्ण हो जाता है उसको पाक्य भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शार के प्रयोग। शार के प्रयोग में अगर हम देखें तो प्रतिसारणीय शार जो लोकली अप्लाइड होता है बाहर से, वो किस में हम यूज़ करते हैं? किलास मतलब स्किन डिजीज़ लेंगे, जो हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं अपनी आँखों से, उस पर हम लोकली प्रतिसारणीय शार का एप्लीकेशन करेंगे। किलास, कुष्ठ, तिल कालक, न्यच, व्यंग, विष और मुख रोगों में। इसके बाद है पानीय शार। पानीय शार जो कि हमारे शरीर के अंदर हैं, जैसे कि गुल्म, ट्यूमर्स होते हैं, उदर है, शर्करा, विष, अश्मरी, आभ्यंतर विद्रदी, इसमें हम दे सकते हैं पानीय शार। अच्छा, शार जो होता है वो किस में नहीं देना चाहिए? पानीय शार
रक्त पित्त में, ज्वर में, तिमिर में, मतलब जो उष्ण प्रकृति जहाँ पे आपको मिलेगी वहाँ पानी क्षार नहीं देना चाहिए। रक्त पित्त, ज्वरित व तिमिर में पानी क्षार निषिद्ध है। और ऐसे कौन से डिजीज़ेस हैं जिसमें हम पानीय और प्रतिसारणीय मतलब ओरली एंड लोकली अप्लाइड कर सकते हैं, दोनों तरह से क्षार को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डिजीज़ेस 3 हैं यहाँ पे, हालांकि 2 डिजीज़ का वर्णन किया गया है। यहाँ पे विष और अर्श में पानी और प्रतिसारणीय दोनों क्षार का प्रयोग बताया गया है, जबकि एक और डिजीज़ है वो है कृमि। विष, अर्श, कृमि में दोनों क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। क्षार का निर्माण करने के लिए अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर हमने मृदु क्षार का हमने निर्माण करना हो तो हमें वृक्ष कौन सा चाहिए, जो मध्यम आयु का हो। ऋतु कौन सी होनी चाहिए, शरद ऋतु। और अग्नि प्रज्वलन तिल नाल से करनी चाहिए। इससे मृदु क्षार की उत्पत्ति मतलब उसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वृक्ष मध्यम आयु का, ऋतु शरद ऋतु एंड अग्नि प्रज्वलन तिल नाल से। इसके बाद है मध्य क्षार का निर्माण कैसे करेंगे। जो अभी हमने मृदु क्षार बनाया है उसी में अगर हम कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंख नाभि का प्रतिवाप डालेंगे तो वो मध्यम क्षार बन जाएगा। और अब तक जो बना है उसमें अगर हम दंती, चित्रक और लांगली का प्रतिवाप डालेंगे तो वो बन जाएगा तीक्ष्ण क्षार। मतलब हमने पहले मृदु क्षार बनाया, उसमें हमने कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंखनाभि का प्रतिवाप डाला तो वो मध्यम क्षार बन गया। और जो मध्यम क्षार अब तक बनाया है उसी में हमने दंती, चित्रक, लांगली का प्रतिवाप डाला तो वो तीक्ष्ण क्षार बन गया है। तीक्ष्ण क्षार के लक्षण, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीक्ष्ण क्षार का लक्षण क्या है, क्षार पातन से 100 गिनती तक एरण नाड़ जल जाती है तो मतलब वो तीक्ष्ण क्षार है। अगर 100 गिनती पूरी होने से पूर्व ही पहले ही एरण नाल जल जाती है तो वो अति तीक्ष्ण क्षार है। और अगर 100 तक गिनती के बाद एरण नाल जले तो वो मृदु क्षार है। ठीक है, मतलब क्षार के लक्षणों में आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण और मृदु का वर्णन दिया गया है, मध्यम क्षार का वर्णन नहीं दिया गया है। ठीक है, 100 की गिनती तक जल जाए एरण नाल तो तीक्ष्ण है, 100 गिनने से पहले ही एरण नाल जल जाए तो अति तीक्ष्ण है, एंड 100 गिनती तक गिनने के बाद एरण नाल जले दैट इज मृदु क्षार। क्षार पातन से पूर्व दोष अनुसार कृत कर्म, इसमें वात तुष्टि में लेखन कर्म, पित्त दुष्टि में घर्षण कर्म, कफ तुष्टि में प्रच्छान कर्म। अच्छा, इसके बाद आ जाता है क्षार पातन के पश्चात 100 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, एंड ये पॉइंट दिया हुआ है इसमें। एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्षार के रस। क्षार जो होता है वो पंच रस होता है, जिसमें कटु रस प्रधान होता है, लवण रस अप्रधान होता है और अम्ल रहित होता है। अगर हम देखें तो क्षार इज़ एल्कली, एल्कली में अम्ल रस नहीं होता, वो एसिडिटी बढ़ाता है, एसिड की तरफ चल जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्षार पंचरस है, इसमें कटु रस प्रधान है, लवण रस अप्रधान है और अम्ल रस नहीं होता। ऐसा हमें आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट बताते हैं। और आचार्य हारित ने क्या बोला है, उन्होंने 6 रसों में जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसमें क्षार नहीं इंक्लूडेड होता, लेकिन हारित ने 6 रसों में लवण की जगह क्षार को इंक्लूड किया है। ठीक है, और अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसमें कि कटुक लवण भूयिष्ठम और कटुक लवणा आणवितम, मतलब इसका मीनिंग सेम है लेकिन शब्द अलग अलग हैं। तो किसके लिए ये यूज़ हुआ है, कटुक लवण भूयिष्ठम ये है क्षार के लिए यूज़ हुआ है, कटुक लवण आणवितम ये मूत्र के लिए यूज़ हुआ है। ऐसा पॉइंट भी रख के बोल देते हैं। और इसके बाद है दलहन ने उल्टा माना है, मतलब क्षार को लवण रस प्रधान माना है, कटु रस अप्रधान माना है। इसके बाद है कि क्षार पातन का निषेध, इसका प्रयोग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में नहीं करना चाहिए, उदर रोग में, रक्तपित्त में, रजस्वला में, गर्भिणी में, डायबिटिक में, प्रमेही एवं फल योनि में नहीं करना चाहिए। स्थान जहाँ पर क्षार पातन निषिद्ध है, कहाँ कहाँ पर हमें क्षार का लोकल एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। सेवनी, मतलब जो शरीर के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, सेवनी, शिशिन, नाभि, नाखून, धमनी, गला एवं वर्तम के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग, मतलब वर्तम में हम क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी पूरी आई में कहीं भी
जितने भी भाग हैं नेत्र के उसमें क्षार का प्रयोग नहीं करना। वर्तम में मतलब पलकों में क्षार का प्रयोग बताया है। ठीक है, इसके बाद है क्षार को हम विष, अग्नि, शस्त्र, आशनी, मृत्यु, कल्प भी कहते हैं। ठीक है, विष भी बोलते हैं, अग्नि शस्त्र भी बोलते हैं, अश्नि मतलब वज्र, वज्र के समान जो मृत्यु देता है, इसको अश्नि, मृत्यु, कल्प भी बताया गया है। और इसके अलावा अगर अल्प बुद्धि वाला वैद्य क्षार का प्रयोग करे तो तब भी यही परिणाम हो सकता है, तब भी क्षार ऐसे ही अपने पेशेंट को मार सकता है, वो विष से, अग्नि शस्त्र से और अश्नि मृत्यु कल्प से। स्थान अनुसार अग्निकर्म हेतु पदार्थ। अग्निकर्म हेतु उपकरण यानी पदार्थ स्थान के अनुसार कौन कौन से पदार्थ यूज़ करने चाहिए अग्निकर्म करने के लिए। अगर हमें त्वचा पर अग्निकर्म करना है तो हमें पीपल, अजाशकृत मतलब बकरी की मैंगी और गोदंत और शर मतलब शलाका का प्रयोग करना चाहिए। त्वचा पर अग्निकर्म हेतु हमें शलाका, बकरी की मैंगी, अजशक्र जिसे बोलते हैं, गोदंती और पीपल का प्रयोग करना चाहिए। मांस धातु पर अगर अग्निकर्म करना हो तो हमें जांबव, ओष्ठ एवं धातु से जैसे लोह आदि धातु से अग्निकर्म करना चाहिए। एंड इसके बाद आता है सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि। इस पे अगर अग्निकर्म करना है तो हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा। शौद्र मतलब शहद, गुड़ और स्नेह। अग्निकर्म हेतु निषिद्ध ऋतुएं कौन सी होती हैं, शरद एवं ग्रीष्म। इट्स इम्पॉर्टेंट। अग्निकर्म से पूर्व यहाँ बताया गया है कि पिच्छिल अन्न सेवन का विधान है। अग्निकर्म से पहले पिच्छिल अन्न सेवन का यूज़ करना चाहिए, पिच्छिल अन्न सेवन खाना चाहिए और मतलब पिच्छिल अन्न का सेवन करना चाहिए। और इसके बाद एक और पॉइंट बनता है कि रक्त मोक्षण से पहले क्या करना चाहिए, यवागु का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, रक्त मोक्षण से पहले यवागु एंड अग्निकर्म से पहले पिच्छिल अन्न सेवन। एक और पॉइंट है, मैंने आपको इसके पहले की क्लास में बताया है कि एनपीओ में मतलब खाली पेट अग्निकर्म कौन कौन से नहीं, पहले मैंने आपको बताया कि एनपीओ जब आप नील पर ओरल रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो शस्त्रकर्म कौन कौन से करने चाहिए, अर्श, अर्शमरी, मूढ़गर्भ, भगंदर, मुखरोग। और अगर अग्निकर्म का पूछें कि एनपीओ में अग्निकर्म कौन कौन से कर सकते हैं, तो इसमें 3 रोग सेम है, अर्श, अर्शमरी एंड भगंदर। इसके बाद आ जाता है कि अग्निदग्ध के क्या लक्षण हैं। त्वचा पे अगर अग्निदग्ध हो तो शब्द प्रादुर्भाव एवं दुर्गंधता होती है, शब्द होना और दुर्गंधता। मांस में कपोत वर्णी दग्ध स्थल हो जाता है, कपोत कबूतर के वर्ण जैसा दग्ध स्थल हो जाता है। सिरागत में क्या होता है, कृष्ण उन्नत व्रण एवं स्राव का अभाव। मतलब सिरा में अगर हम अग्निकर्म करें तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इसलिए स्राव का अभाव हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं वो सिराएं। और कृष्ण उन्नत व्रण हो जाता है, काले रंग का व्रण। इसके अलावा संधि और अस्थिघत में अगर हम अग्निकर्म करें तो रूक्ष, अरुण और कर्कश हो जाती हैं, जो दग्ध स्थल होता है ना, रूक्ष, अरुण और कर्कश। और श्लीपद, आंत्रवृद्धि, अपची, अर्श, इसमें अग्निकर्म निर्दिष्ट है। जो अ से है ना, अपची, अर्श, आंतरवृद्धि और एक श से है श्लीपद, इसमें अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। सम्यक दग्ध होने पर क्या करना चाहिए, हमें शहद और घृत का लेप लगाना चाहिए। अग्निकर्म का निषेध कहाँ पे है, वही जो उष्ण प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति और अतिसार और अंतरशल्य, और जिन्हें स्वेदन से निषिद्ध है, स्वेदन जिनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहाँ पे। अब इसके बाद आ जाता है दग्ध। अगर हम दग्ध में देखें तो दग्ध 4 तरह के होते हैं, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। प्लुष्ट को वाग्भट आचार्य ने तुथ दग्ध भी बोला है और तुच्छ दग्ध भी बोला है। प्लुष्ट को तुथ, तुच्छ ये दोनों नाम दिए हैं आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, और प्लुष्ट दग्ध में क्या होता है, प्लुष्ट मतलब झुलस जाना। तो इसमें जो लक्षण है वो है त्वक की विवरणता, स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, त्वक विवरणता, और चिकित्सा है उष्ण चिकित्सा। दुर्दग्ध में फफोले और तीव्र पीड़ा होती है। ठीक है, तो इसमें शीत और उष्ण दोनों चिकित्साएं होती हैं। लेकिन अगर लेप वगैरह लगाएं तो दुर्दग्ध में लेप जो होते हैं वो शीतल लेप ही लगते हैं और अभ्यंग भी शीत ही होता है। सम्यक दग्ध में जो लक्षण होते हैं वो ताल फल, इसमें तालु फल लिखा है बट इट्स ताल फल, ताड़ फल के वर्ण की स्किन हो जाती है।
और इसमें पित्त विद्रधि वक्त चिकित्सा करनी चाहिए, पित्त विद्रधि वक्त चिकित्सा। अतिदग्ध में, जिसमें मांस कट कट कर गिरता है, उसमें पित्त विसर्पवत चिकित्सा करनी चाहिए। सभी अग्निदग्ध में रोपण के लिए श्रेष्ठ क्या है? घृत। इसके बाद हम आ जाते हैं धूम उपहत। धूम उपहत के लक्षण क्या हैं? धूम उपहत का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब कहीं पे अगर आग लग गई हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं, स्मोक हो गया है, तो उसको हम धूम उपहत कहते हैं। उसमें क्या होता है, कौन कौन सी इंद्रियों का ज्ञान मतलब नाश होता है? सर्व रस ज्ञान, श्रवण इंद्रिय का ज्ञान और गंध शक्ति का नाश हो जाता है। रस, श्रवण और गंध, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति और टेस्ट करने की, रस का ज्ञान, ये नाश हो जाता है। एंड धूम उपहत की चिकित्सा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बताया है इसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो वमन करना चाहिए, वमन के बाद कवल, कवल के बाद शिरोविरेचन, शिरोविरेचन के बाद अन्न का सेवन कराना चाहिए। इसमें तो वमन, कवल, फिर शिरोविरेचन और अन्न सेवन। लेकिन जो पूछा जाता है वो क्या होता है, जो कि इसमें मेंशन नहीं किया, मैं बता देती हूँ आपको। अगर हम वमन कराते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उससे कोष्ठ की शुद्धि होती है। फिर उसके बाद हम कवल कराते हैं पेशेंट को, फिर क्या फ़ायदा होता है? इंद्रिय अर्थ ग्रहण करने लगता है वो, ठीक है। और इसके बाद जो शिरोविरेचन हम करते हैं उससे दृष्टि शुद्धि हो जाती है। एंड देन अन्न का सेवन करता है वो। नेक्स्ट इस उष्ण वायु दग्ध में, मतलब लू लगना या हीट स्ट्रोक कहते हैं हम, उसमें उष्ण दग्ध वायु में शीत उपचार करना चाहिए। शीत व वायु से दग्ध में उष्ण और स्निग्ध उपचार करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है रक्त विस्रावण का परम सुकुमार तरीका, मतलब ये सुश्रुत सूत्र 13 जो जलोका वाला चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट अपने एपिसोड में, पार्ट 6 में। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को आप रिपीटेडली सुनिए ताकि आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने बताए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, उसको बार बार सुनने से ही आपको लर्न होगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी फ्री क्लासेस पहुंच सके। इससे उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।